चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सब सही है, एक आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है, मैं दिख रहा हूं, चलो ठीक है। थोड़ा लाइटिंग का इशू है बट संभाल लेना आप, ठीक है। चलिए मिसलेनियस डिडक्शंस, अभी तक हमने सेक्शन 35 तक के डिडक्शंस देख लिए थे। अब कुछ मिसलेनियस डिडक्शन देखते हैं जो सेक्शन 36(1) में दिए हैं, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से ड्राफ्टेड है। सेक्शन 36(1) ऐसा दिया है, 2 1A 1B ऐसे दिया है, ठीक है ना। तो दिस विल बी सेक्शन 36(1) ठीक है। सेक्शन 36(1) का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आपको डिडक्शन मिलता है वो मिलता है इंश्योरेंस प्रीमियम। जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो, कौन पे करता है? जिसका बिजनेस है, ऑन उसके स्टॉक पे या स्टोर्स पे जो भी चीजें उसकी स्टॉक इन ट्रेड है उस पे अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ठीक है ना, और आप अपने मेंबर्स के कैटल्स की लाइफ पे इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये किसको मिलता है इसका डिडक्शन? मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को, प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसका डिडक्शन मिलेगा। थर्ड, हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के हेल्थ पे डिडक्शन इंश्योरेंस लेता है तो हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि जो ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो दैट यू शुड पे बाय एनी मोड अदर देन कैश। अगर कैश में पे किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। 36(1)(2) आपको बताता है सर बोनस और कमीशन। अगर आप बोनस या कमीशन अपने एम्प्लॉइज को पे करते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा पेमेंट बेसिस पे। इसीलिए बोला है सेक्शन 43B विल अप्लाई, मतलब ये डिडक्शन मिलता तो है बट ये आपको पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। और ये जो बोनस कमीशन आप पे कर रहे हो दैट शैल बी नॉट पेएबल एज डिविडेंड, मतलब आपको डिविडेंड पे करना था, आपने डिविडेंड के जगह पे अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दे दिए, बोनस दे दिया, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, ठीक है ना। एम्प्लॉय कम मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉय कम मेंबर्स होते हैं किसी कंपनी के, एम्प्लॉइज है उन्हीं के पास शेयर्स भी है, तो शेयर होल्डर्स भी है वो और कंपनी के एम्प्लॉइज भी है। तो हमको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना था, डिविडेंड पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, इनको बोनस के नाम से डिविडेंड चिपका देते हैं तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। प्योर कमीशन दे रहे हो, प्योर बोनस दे रहे हो तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बट ये पेमेंट बेसिस पे डिडक्टिबल रहता है, लिख के रख दो, पेमेंट बेसिस पे डिडक्टिबल होता है। थर्ड है सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आप कोई कैपिटल बोरो करते हो, आप लोन लेते हो तो उसका जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको 36(1)(3) में मिलेगा। कब? आफ्टर पुट टू यूज, पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा, उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। और ये आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज 36(1)(3) में डिडक्टिबल रहेगा। आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज यहां डिडक्टिबल है, ये नोट दिया है। 36(1) में नहीं डिडक्टिबल रहता, बिफोर एसेट इज पुट टू यूज। इंटरेस्ट फॉर द पीरियड बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज वो कॉस्ट में ऐड होता है, उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। कुछ पॉइंट्स है ध्यान में रखना कि अगर आपने मनी बोरो किया डिविडेंड पे करने के लिए तो उसका डिडक्शन मिल जाता। डिविडेंड पे करने के लिए आपने पैसे बोरो किया और उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर आपने टैक्स पे करने के लिए लोन लिया है और वो लोन है उस पे का इंटरेस्ट आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तो उसको डिडक्शन मिल जाता है। यहां पे लिख देना सब्जेक्ट टू 40B, सेक्शन 40B बोलता है 12% का ही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। और उसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि अगर एओपी या बीओआईज अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट देते हैं तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। ये वैसे तो सीए इंटरमीडिएट के काम का नहीं है क्योंकि टैक्सेशन ऑफ एओपी और बीओआई आपको नहीं है सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव और सीए में इंटरमीडिएट है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का अगर अमोर्टाइजेशन जीरो कूपन बॉन्ड्स का जो डिस्काउंट होता है उसका डिडक्शन मिलता है इशूइंग कंपनी को। अब सर जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या होता है? वो बॉन्ड जिस पे इंटरेस्ट नहीं देते हम, जिस पे कूपन रेट जीरो होता है। कौन इशू करता है सर? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इशू करती है सर। तो देखो कंपनी 700 रुपए के बॉन्ड इशू करती है या फेस वैल्यू से कम पे बॉन्ड इशू करती है और जब मैच्योरिटी आती है तो उसको पूरा का पूरा फेस वैल्यू दे देती है जिसको भी अपन ने इशू किया। मान के चलो मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हूं, आपको मैंने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया, मतलब 1000 रुपए का अगर बॉन्ड है तो ये 700 रुपए में इशू होता है। एट ये इशू जो होते हैं वो लेस देन फेस वैल्यू पे होते हैं और फेस वैल्यू आपको मैच्योरिटी पे वापस दी जाती है। तो समझो 700 रुपए का मैंने आपको बॉन्ड इशू किया और 3 साल का इसका टर्म है, 3 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएंगे। तो पहली बात जीरो कूपन बॉन्ड, मेरे बात में बात करो, अपन बात कर रहे हैं पहले कंपनी इशूइंग कंपनी का
तो मेरे लिए 300 रुपए हो गया खर्चा। ये खर्चा ओवर 3 इयर्स का था, तो मेरे को 300 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 100 रुपए पर ईयर का डिडक्शन मिल जाएगा यहां पे 3613A में। ठीक है, अब आपके एंड से अगर अपन बात करें तो आपके लिए जीरो कूपन बॉन्ड का जो मैच्योरिटी होता है दैट इज अ ट्रांसफर, वो आपके हाथों में ट्रांसफर होता है और उस पर आपको कैपिटल गेन लगता है 300 रुपए पे। ठीक है, सेकेंड चीज जो बात करें सर ये 12 महीने में बड़े हो जाते हैं। थर्ड चीज जो हम बात करें इस पे आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके, ये यहां पे लिखा है। उसके बाद में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड या स्टैट्यूटरी फंड, एनी अप्रूव्ड स्टैट्यूटरी फंड, उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिल जाएगा अगर एम्प्लॉयर ने वो कंट्रीब्यूशन फंड में डाले हुआ है तो, मतलब सब्जेक्ट टू 43B। उसके बाद में पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें अगर एम्प्लॉयर डाल रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे तो उसको 10% ऑफ एम्प्लॉय डिडक्शन मिल जाएगा। और ग्रेच्युटी फंड सब्जेक्ट टू 43B, ये भी सेम तीन चीज है। ठीक है ना, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करता है तो जो एम्प्लॉयर अपना खुद का कंट्रीब्यूशन रहता उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिल जाता अगर उसने पेमेंट किया है रिटर्न ऑफ इनकम के पहले। ठीक है, ओके। अब सर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन भी एम्प्लॉयर को मिलता, गलत है। अरे आप गलत बोल रहे हैं। मैंने बोला क्यों रे बेटा? सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एम्प्लॉयर को क्यों मिलेगा? क्योंकि बेटा जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना, वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पहले एम्प्लॉयर की इनकम मानी जाती है, पहले वो एम्प्लॉयर की इनकम मानी जाती है और बाद में उसको डिडक्शन मिलता है ऑन पेमेंट बेसिस, बाद में उसको डिडक्शन मिलता है ऑन पेमेंट बेसिस। अब ऐसा एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है, अगर किसी को 50,000 रुपए देने हैं, 10% उसका आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयर क्या करता, उसको 45,000 ही देता है, मतलब 5,000 वो अपने पास रख लेता है। तो ये 5,000 का उसको डिडक्शन ही नहीं मिलता जब वो उसको पे कर रहा है सैलरी। 5,000 का उसको डिडक्शन कब मिलेगा? जब वो कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविडेंट फंड में या जो भी फंड की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना ये जो डिडक्शंस है वो तभी मिलते हैं जब ये फंड अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड हो। अनअप्रूव्ड फंड है, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड है, ना एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा ना एम्प्लॉय को। ठीक है, इसकी और बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट अपन मिसलेनियस चैप्टर्स में दी हुई है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एनिमल अलाउंस, एनिमल्स पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। हमको पता है, हमने प्लांट की डेफिनेशन में देखा था कि लाइव स्टॉक प्लांट में नहीं आते। ठीक है, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। बट कुछ इंसान ऐसे भी है जो अपने गधों को यूज करते हैं, मान के चलो आजकल तो होता नहीं है, बट कोई इंसान अगर अपने बिजनेस के लिए एनिमल्स का काम करता है, एनिमल्स से काम करवाता है, तो क्या होता सर, वो एनिमल्स पे डेप्रिसिएशन तो मिलता नहीं, बट वो है तो उसके बिजनेस एसेट ही ना। अरे गधा आप मान के चलो आपने अपने बिजनेस के लिए गधा पाल के रखा है, गधे से आप इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवाते हो। कहानी सुनी थी बचपन में, हाँ सर, सॉरी। इन दैट केस तो बोलते हैं जितने में आपने परचेस किया माइनस जितने में वो एनिमल मरने के बाद उसकी सही बॉडी को, डेड बॉडी को बेच के जो सब रियलाइज हुआ, मतलब जितना आपका खर्चा हुआ है बेसिकली उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कुछ खास काम का है नहीं। ठीक है, ओके। बैड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बैड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई बैड डेट हुई है तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन यह है कि आपने वो बैड डेट को एज एन इनकम चार्ज करना चाहिए। एज एन इनकम चार्ज करना चाहिए मतलब जब आपने उसको बेचा तो वो सेल्स की फिगर में आना चाहिए है। ठीक है, पहला। दूसरा कंडीशन ये है कि जो साल आपको लग रहा है कि ये डेट इनरिकवरेबल हो गई तो आप उसको राइट ऑफ कर दो। ये दो कंडीशंस अगर है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, डेट में बी मनी लेंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग और मनी लेंडिंग बिजनेस। अब ये कौन सी डेट्स का डिडक्शन मिलता है? ये बिजनेस रिलेटेड डेट्स का डिडक्शन मिलता। अगर मैंने किसी को एडवांस दिया, अब समझो मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस है टीचिंग का, ठीक है ना, ओके। अब सर मेरे को अगर किसी स्टूडेंट ने पैसे नहीं दिए और वो स्टूडेंट को पहले ऑन अक्रूवल बेसिस में सेल दिखा चुका हूं तो मेरे को उसका डिडक्शन मिलेगा। बट अब मैंने अपने एक दोस्त को एडवांस दिया है, और वो दोस्त ने मेरे को पैसे ही नहीं लौटाए, तो वो मेरा पर्सनल मैटर हो गया, वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मेरे को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मेरे को बैड डेट्स कौन सी होना? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस वाली। ठीक है, ओके। अब सेकंड प्रोविजो एक बोलता है, ये फाइनेंस एक्ट 2015 में एक प्रोविजो आया था। अब देखो आप क्या बोला है कि राइट ऑफ करना चाहिए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे तो ही आपको डिडक्शन देंगे, बराबर। हाउ? अब सर हमको यह भी पता है कि ऐसे कंसेप्ट्स है जो टैक्सेशन के लिए इनकम नहीं होते हैं, सॉरी टैक्सेशन के लिए इनकम होते हैं बट अकाउंटिंग के लिए इनकम नहीं होते हैं। ये हम देखेंगे सेक्शन 41 में।
डीम्ड इनकम। कभी कभी टैक्स में ऐसा होता है कि इनकम मानते हैं, मतलब टैक्सेशन के हिसाब से तो वो इनकम है, या टैक्सेशन के हिसाब से वो रिसिप्ट टैक्सेबल है, बट अकाउंटिंग के हिसाब से वो रिसिप्ट का कोई लेना देना ही नहीं है, उसकी अकाउंटिंग होती ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब अकाउंटिंग में, अकाउंट्स के हिसाब से, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री ही नहीं है। जब हमने इसको बेचा था ना, तब बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री ही नहीं थी। और अब ये हो गया बैड डेट, अब ये हो गया बैड डेट। और बैड डेट का डिडक्शन लेने के लिए बोलते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ करो। बट अरे भाई, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं थी ना, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री होती ही नहीं थी। आप आईसीडीएस पढ़ेंगे फाइनल में, आपको यह समझ में आएगा बहुत गहराई में कंसेप्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होती थी, तो राइट ऑफ कैसे करूं? तो फिर आया सेकंड प्रोविजो, फाइनेंस एक्ट 2015 लेके आया था कि अगर ऐसे केस होते हैं, अगर ऐसे केस है, तो हम ये मानेंगे कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री राइट ऑफ कर दिया है और आपको बैड डेट का डिडक्शन दे दिया जाएगा। ये हमेशा नहीं होता है, बट एक आध एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, इसलिए ये प्रोविजो लाया गया है। ठीक है, ओके सर, ये यहां पे लिखे हुआ है। अदर पॉइंट्स इन केस ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन मतलब पप्पा का बिजनेस लड़के को मिल रहा, या कंपनीज अमालगमेट वगैरह वगैरह हो रही, तो बोलते हैं सक्सेसर जो है, जो नया आदमी है जो टेक ओवर कर रहा है बिजनेस को, उसको डिडक्शन मिल सकता बैड डेट्स का जो उसके पप्पा ने इनकर किया था। ठीक है ना, अगर ये लड़के ने उसको राइट ऑफ किया है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब रिकवरी ऑफ बैड डेट, बैड डेट हो गई, हमने डिडक्शन ले लिया, बट बाद में वो आगे वाले आदमी को, समझो भी, सेक्शन 41(4), ये भी एक डीम्ड इनकम है। ये भी क्या है सर? डीम्ड इनकम। ये बोलता है बैड डेट रिकवरी हुई तो आपको टैक्सेबल रहेंगी। अब समझो कि मिस्टर एक्स था, जिसको मैंने 2 लाख रुपए का माल बेचा था। उसने, मिस्टर एक्स ने प्रीवियस ईयर 2018-19 में मेरे को लगा कि ये मिस्टर एक्स पैसे देगा नहीं, तो मैंने मिस्टर एक्स को राइट ऑफ कर दिया और 2 लाख का बैड डेट का डिडक्शन ले लिया। मिल जाएगा, राइट ऑफ कर दिया, पहले उसको 2 लाख रुपए चार्ज किया था, डिडक्शन मिल गया मेरे को सेक्शन 36(1)(7) में। बट बाद में मिस्टर एक्स क्या, मैं भगवान आ गया, इसको लगा नहीं यार, मैंने वो प्रणव जांडक के पैसे डुबा के बहुत बड़ी गलती कर दिया, तो मेरे को प्रीवियस ईयर 2019-20 में मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपए दे दिए। तो अब ये 2 लाख रुपए, देखो पहले इनकम मानी थी, बाद में डिडक्शन दे दिया, मतलब यहां नील नील हो गया, बट ये 2 लाख रुपए तुमका है ना। अब ये बोलता सेक्शन 41(4) कि ये तुमको टैक्सेबल होगा, ये तुमको टैक्सेबल होगा, ये तुमको टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये डीम्ड इनकम है, माना है, ये इनकम नहीं है एक्चुअली आपकी, उसने 2 लाख रुपए दिए, इनकम तो पहले ही बार थी, बट वो इनकम पे टैक्स नहीं लगा था ना, क्योंकि तुमको उसका डिडक्शन दे दिया था यहां 2018-19 में। तो बोले अब हम ये मान लेंगे कि ये तुम्हारा डीम्ड इनकम है। ओके, रिकवरी ऑफ बैड डेट इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिकवरी, सेक्शन 41(4). ठीक है, अगर फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मेरे हिसाब से इसमें बहुत एडजस्टमेंट आती है। अगर फैमिली प्लानिंग पे कोई एक्सपेंडिचर किया है कंपनी ने, कंपनी अगर अपने मेंबर्स की, कंपनी अगर अपने एम्प्लॉइज के फैमिली प्लानिंग पे एक्सपेंडिचर कर रही है, तो कंपनी को उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो पूरा का पूरा, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 1/5 डिडक्शन मिलता है। 1/5 डिडक्शन मिलता है 5 सालों में। ठीक है ना, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। ठीक है, ओके। अब ये ट्रीटमेंट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जैसा ही ट्रीटमेंट रहता, मतलब अगर फैमिली प्लानिंग पे जो कोई एक्सपेंडिचर है वो अनअब्सॉर्ब्ड रह गया तो वो लॉस नहीं दिखाता है, वो कैपिटल जैसा रहता है और वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और ये अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर रहा तो उसके वजह से लॉस हो सकता। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट सेम एज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है, अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अनअब्सॉर्ब्ड रह गया ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्या करना है इस पे? एग्जाम में आपको दिया रहता सर कि एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, पहले देखना है सबसे पहले क्या वो कंपनी एसएससी है, अगर कंपनी एसएससी है तो डिडक्शन मिलेगा, कंपनी नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात,
आपको देखना है वो एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा है। अगर रेवेन्यू रहा तो पूरा का पूरा इसी साल डिडक्टिबल हो जाएगा जो साल इनकर किया, बट अगर कैपिटल रहा तो 150 डिडक्शन मिलेगा। मतलब 50,000 का कंपनी ने खर्चा किया है तो सर 10,000 का इस साल मिलेगा, बचा हुआ अगला हुआ 40,000 रुपए नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर देते हो पूरा का पूरा 50,000 वो माइनस कर देते हो, अपने को 40,000 एड बैक करना पड़ता। अब नाउ दिस विल डिपेंड कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है। एक तो हो सकता है क्वेश्चन में दिया है, दूसरा हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपको समझना है, तो वो समझने का ही आपको 1 मार्क दिया जाता है। ठीक है, ओके। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया आपने, अपने बिजनेस से रिलेटेड कमोडिटीज पे अगर आप एसटीडी पे करते हो, मतलब आप अगर शेयर एजेंट शेयर ब्रोकर हो और आपका धंधा ही है तो आपको एसटीडी का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर कमोडिटीज में आप डील करते हो तो कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, एसटीडी का डिडक्शन आपको पीजीबीपी में मिलेगा। बट अगर आप कोई अपना कैपिटल एसेट बेच रहे हो और उस पे एसटीडी पे कर रहे हैं तो कैपिटल गेन में एसटीडी पेड का डिडक्शन नहीं मिलता, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर में याद रख लेना है बात। ठीक है, ओके। यहां हो गया सर अपने सारे के सारे डिडक्शंस खत्म। अब हमको समझ गया कौन सी रिसिप्ट टैक्सेबल है, कौन से एक्सपेंडिचर्स माइनस करने पड़ते हैं। अब अपन ने देख लिए कि एक्सपेंडिचर्स कौन से माइनस करने पड़ते हैं। जैसे हमको पता है कि सर आप अगर टैक्स पे करते हो काय का, बिल्डिंग का, बिल्डिंग पे अगर आप कोई टैक्स पे करते हो तो आपको सेक्शन 30 में उसका डिडक्शन मिल जाएगा, बराबर। हाउ, बट सेक्शन 30 में एक और कंडीशन डाली है कि ये जो टैक्स है आपने ड्यू डेट के पहले पे करना है। हाउ कि नहीं, हाउ। अब सर ड्यू डेट के पहले अगर पे करना है तो वैसे तो अगर मैं किसी बिल्डिंग पे टैक्स पे करता हूं, अपनी कोई बिल्डिंग है मेरी जिसको मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं और अगर मैं उस पर कोई भी टैक्स पे कर रहा हूं, समझ लो म्युनिसिपल टैक्सेस वॉट एवर इट मे बी, तो मेरे को उसका सेक्शन 30 के हिसाब से डिडक्शन मिलता। बट सेक्शन 143B नाम की बीमारी आती है। 43B क्या बोलता है, आपको डिडक्शन तो मिलेगा बट कब, अगर आपने ड्यू डेट के पहले पे किया है, और अगर आपने ड्यू डेट के पहले पे नहीं किया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। इसका मतलब अब समझो, ये जो टैक्स ऑन बिल्डिंग का मेरा एक्सपेंडिचर था बेटा, वैसे तो ये एलिजिबल एक्सपेंडिचर है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 30, बट कुछ और सेक्शन 43B इस पे ऑपरेट करता है जो कि डिसअलाउंस देता है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस जिनका वैसे नॉर्मली तो डिडक्शन मिलना चाहिए था बट कुछ कंडीशंस दी गई थी जिसको आपने सेटिस्फाई नहीं किया और इसलिए आपको डिडक्शन नहीं मिला। तो पहला है सर सेक्शन 40A1। सेक्शन 40A1 बोलता है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट को कोई भी पेमेंट करते हो जिस पे टीडीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल है एंड आपने वो पेमेंट करते वक्त उसका टैक्स नहीं काटा ड्यू डेट के पहले, सॉरी प्रीवियस ईयर खत्म होने के पहले आपने टैक्स नहीं काटा, टैक्स आपने नहीं काटा बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, या और दिया है, या आपने टैक्स काटा बट ड्यू डेट के पहले गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करवाया, तो आपको वो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान के चलो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं मिस्टर रॉयल्स को, मिस्टर रॉय को, रॉय इज नॉन रेसिडेंट, मैं उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, हमको मालूम है इंटरेस्ट पे टैक्स काटना पड़ता है 10% के हिसाब से, मैंने नहीं काटा, मैंने उसको इंटरेस्ट पे किया 1 लाख रुपए का, मेरे को 10,000 का टैक्स काटना चाहिए था। टैक्स कब काटना है, 31 मार्च के पहले, एंड टैक्स काटने के बाद गवर्नमेंट को जमा करवाना है ड्यू डेट के पहले। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन मैंने सेटिस्फाई किया तो मेरे को वो 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। अब मैंने उसका टैक्स ही नहीं काटा, डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, 1 लाख रुपए पूरे के पूरा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ओके। ये डिसअलाउंस की कंडीशन दी है इसलिए यहां पे और यूज किया है। मतलब अगर आपको डिडक्शन चाहिए, टू गेट डिडक्शन आपको टैक्स काटना है प्रीवियस ईयर में एंड पे करना है ड्यू डेट के पहले, नहीं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर 1920 में मैंने 1 लाख पे किया, टैक्स नहीं काटा, गवर्नमेंट को जमा भी नहीं करवाया, तो मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर 1920 में। ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर का था। अब नेक्स्ट ईयर मैंने उसका टैक्स काट डाला था और गवर्नमेंट को जमा भी करवा दिया था, तो मेरे को नेक्स्ट ईयर में डिडक्शन पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर टैक्स मैंने नेक्स्ट ईयर में काटा या टैक्स मैंने पिछले ही साल काट दिया था बट नेक्स्ट ईयर के ड्यू डेट के पहले मैंने जमा करवा दिया, तो इन दैट केस मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर सब्सिक्वेंट ईयर में डिडक्शन मिल रहा है ना,
तो वो बात ध्यान में रखना कि ये जो 100% डिडक्शन आपको मिलता है वो उस साल मिलता है प्रीवियस ईयर इन विच जस्ट सच टैक्स हैज बीन पेड। जो साल आप टैक्स पे करते हो वो साल, जो साल आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया वो साल आपको डिडक्शन मिलता। कब? सेकेंड ईयर से बात कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में अगर आपने डायरेक्टली दे दिया तो बोलते हैं सर इवन इफ आपने बाद में पे किया होगा, ड्यू डेट के पहले पे कर दिया ना, तो प्रीवियस ईयर 1920 में मिल जाएगा। बट अगर प्रीवियस ईयर 1920 के ड्यू डेट के पहले मैंने पे नहीं किया तो फिर मेरे को सब्सिक्वेंट ईयर में डिडक्शन मिल सकता है अगर मैंने वो गवर्नमेंट को पेमेंट करवा दिया है टैक्स काटने के बाद। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट ईयर में जब मैं डिडक्शन की बात कर रहा हूं तो जो डिडक्शन मेरे को मिलता है वो मेरे को मिलता है इन द प्रीवियस ईयर इन विच आई हैव पेड द अमाउंट टू गवर्नमेंट। ये लिख के रख दो, यहां क्वेश्चन आएगा और यहां दिक्कत जाती है। ठीक है, यहां लिखना नॉन रेसिडेंट पे ऑफ सच सम, ये उड़ा दो। ठीक है, अब देखो क्या होता। अब मैंने जिसको टैक्स पे किया ना, गवर्नमेंट का मकसद क्या है कि भैया तुम उसका टैक्स काट लो, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट आदमी है, वो पैसे नहीं भी देगा तो हम कहा उसको ढूंढते बैठेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा मेरे को, तो मैंने यार काटा ही नहीं, भूल गया, तो मेरे को डिसअलाउ कर दिया। ठीक है ना, मेरे को डिसअलाउ क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो आदमी टैक्स नहीं भरेगा, इसलिए तो मेरे को बोला था कि तुम टैक्स काट लो। मैंने काटा नहीं, मेरे को डिसअलाउ कर दिया। अब सिनारियो देखो, मिस्टर रॉय जिनको मैंने बिना टैक्स काटे पैसा दे दिया इंटरेस्ट का, वो मिस्टर रॉय ने इंडिया के अंदर रिटर्न भर दिया और वो रिटर्न के अंदर मैंने जो उसको 1 लाख रुपए दिया है वो इंक्लूड कर लिया और गवर्नमेंट को उस पर टैक्स भी दे दिया। तो गवर्नमेंट का मकसद जो था टैक्स मिलना चाहिए वो तो सॉल्व हो गया। तो बोलते हैं इसी के लिए एक प्रोविजन आया कि जिसको मैंने पे किया है वो आदमी ने अगर वो इनकम पे रिटर्न भर दिया इंडिया के अंदर और उस पे उसने टैक्स भी भर दिया तो मेरे को पेयर को डिसअलाउंस नहीं होगा। ये लिखा है यहां पे। ये प्रोविजन 201 का जो प्रोविजन है ये पहले सिर्फ रेसिडेंट लोगों के लिए रहता था, ये अमेंडमेंट आया है इस बार ये नॉन रेसिडेंट के लिए भी रहेगा। ठीक है, अब समझो बात को। डीम्ड डेट ऑफ टीडीएस एंड पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बाय द पे। ये यहां पे लिखा है जो मैंने डायलॉग मारा था। अब देखो क्या बोलता, मैंने उसको पे किया, चलो ठीक है अपन इसको एक बार लिखते हैं। मिस्टर प्रणव जांडक ने मिस्टर रॉय को पे किया विदाउट टीडीएस, ना टैक्स काटा ना जमा किया गवर्नमेंट को, तो मेरे को डिसअलाउ हो गया। ठीक है, बट इसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया एंड पेड टैक्स, इसने पे कर दिया, तो मेरे को अब नो डिसअलाउंस, मेरे को डिसअलाउंस नहीं होगा। तो मेरे को डिसअलाउंस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसने रिटर्न भर दिया और टैक्स पे कर दिया। बट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था प्रीवियस ईयर 1920 में, और ये आदमी ने रिटर्न जब भरा ना, इसने जब रिटर्न भरा वो बाद में भरा, लेट्स से कि 30 सितंबर के आसपास भर दिया लेट्स से, तो बोलते हैं इन दैट केस मेरे को डिसअलाउंस नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पे एक डीमिंग फिक्शन लगा है। क्या लगा है? डीमिंग फिक्शन लगा है। ये फिक्शन कि मैंने उसका टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, ऐसा डीमिंग फिक्शन लगा है क्योंकि इसने भरा है, बराबर। और ये डीमिंग फिक्शन में जो मानते हैं ना कि मैंने टैक्स काटा और गवर्नमेंट को जमा किया, वो डेट क्या रहती है सर जो मानने की है? वो डेट इज इक्वल टू जब नॉन रेसिडेंट ने रिटर्न ऑफ इनकम भरा एंड उस पर टैक्स पे किया। तो व्हाट विल बी द डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट? द डे ऑन विच नॉन रेसिडेंट फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम, एंड मेरे को वो प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे ये लिखा है डीम्ड डेट ऑफ टीडीएस एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बाय सच पे। अब ये इंपॉर्टेंट है, सिंस डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बाय रेसिडेंट पे, यहां पे लिख दो नॉन रेसिडेंट पे, इज डीम्ड टू बी द डेट ऑन विच पेयर हैज डिडक्टेड एंड पेड टैक्स। तो बोलते हैं यहां पे 30% लिखा है, अरे यार ये 100% कर दो। 100% शैल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A(1) इन द ईयर इन विच द एक्सपेंडिचर इज एक्सपर्ट। ये साल मेरे को डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा
एंड हाउएवर 100% विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन सब्सिक्वेंट ईयर जिसमें उसने रिटर्न ऑफ इनकम भरा। और वो रिटर्न ऑफ इनकम उसने कब भरा सर? उसने भरा सर समझ लो 30 सितंबर 2020 को। तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर है? ये प्रीवियस ईयर है 2021। तो मेरे को प्रीवियस ईयर 2021 मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 में डिडक्शन मिलेगा। डिमिंग फिक्शन है, इस साल डिसअलाउंस, नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सेम टू सेम प्रोविजन रेसिडेंट्स के लिए है, बट रेसिडेंट्स के केस में डिसअलाउंस सिर्फ 30% का होता है। ठीक है ना? और इस साल डिसअलाउंस 30% का हुआ तो नेक्स्ट ईयर जब हम टैक्स काटेंगे तो इन दैट केस वो डिसअलाउंस, वो जो हमको डिडक्शन अलाउ करेंगे वो भी ऑब्वियसली 30% का ही रहेगा। यहां पे सेम टू सेम है। ठीक है, ओके। समझो बात को। टैक्स काटो प्रीवियस ईयर के पहले, टैक्स गवर्नमेंट को दो रिटर्न के पहले। अगर नहीं दिया तो ये साल में आपको डिसअलाउ हो जाएगा। कितना? नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो तो 100% और रेसिडेंट को पे कर रहे हो तो 30%। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आपने काट दिया टैक्स, या प्रीवियस ईयर में काटा था बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया था, नेक्स्ट ईयर में आपने जमा करवा दिया तो आपको डिडक्शन वापस मिल जाएगा। कितना? 100% या 30% डिपेंडिंग ऑन पे कौन है। नॉन रेसिडेंट रहा तो 100% वापस मिलेगा, नॉन रेसिडेंट रहा तो 30% वापस मिलेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद इनकम टैक्स पेड, इसका डिडक्शन नहीं मिलता क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर माना जाता है। सैलरी अगर आप नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो तो यहां पे लिखना पहली बात परमानेंट डिसअलाउंस। ये कैसा डिसअलाउंस है? परमानेंट डिसअलाउंस है। अब सर परमानेंट मतलब यहां पे अपन ने देखा था ना कि ये साल नहीं काटा तो अगले साल उसका डिडक्शन मिल जाएगा, अगले साल काट दिया तो। सैलरी में ऐसा नहीं है। सैलरी में ऐसा है कि आप इसी साल काटो एंड इसी साल गवर्नमेंट को पे करो। अगर नहीं किया, गवर्नमेंट को इस साल पे नहीं किया, अगले साल पे किया तो चलेगा नहीं, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब देखो यहां पे क्या रहता, बहुत सारे नॉन रेसिडेंट लोग ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं देखो हमको इतना टैक्स होना, हमको इतनी सैलरी होना, और हम उनको रखते भी है क्योंकि वो माहिर रहते हैं बिजनेस में अपने। तो हम उनको रखते हैं और हम उनको बोलते हैं कि ठीक है मैं तेरे को 15 लाख रुपए दे दूंगा, और वो बोलता है मेरे को टैक्स वैक्स का लफड़ा नहीं होना। तो टैक्स का जो उसका है वो उसका एम्प्लॉयर संभालता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है ना? तो यहां पे बोलते हैं कि अगर आप सैलरी पे कर रहे हो नॉन रेसिडेंट को तो इन दैट केस अगर आपने प्रीवियस ईयर के पहले ना डिडक्ट किया, टैक्स हैज बीन नाइदर डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर नॉर पेड, नाइदर डिडक्टेड नॉर पेड, मतलब ना आपने डिडक्ट किया ना आपने ड्यू डेट के पहले पे किया। प्रीवियस ईयर के पहले डिडक्ट भी नहीं किया है और ड्यू डेट के पहले पे भी नहीं किया है तो डिसअलाउंस होगा। इसका मतलब क्या है? आपने डिडक्शन या गवर्नमेंट को जमा करने का दोनों में से एक भी प्रोसेस ड्यू डेट के पहले कर लिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर में ना टैक्स काटा ना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया तो इन दैट केस वो सैलरी आपको हमेशा के लिए डिसअलाउ हो जाएंगी जो आप वो नॉन रेसिडेंट को पे करते हो। इस पे बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने अपने एररलेस के बुक में दिए हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप उसमें से रेफर कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो मेरी बातें आपको और क्वाइट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स पे करता है तो सेक्शन 10(10)(c) में एम्प्लॉय के हाथों में एग्जम्प्ट होता है और एम्प्लॉयर का उसका डिडक्शन नहीं मिलता। ये मैं सैलरी में बता चुका हूं। अब देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के केस में डिसअलाउंस कितना होता है सेक्शन 40B में। ठीक है, रेम्यूनरेशन अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स को देती है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को डिडक्टिबल होता है और पार्टनर के हाथों में जितना फॉर्म को डिडक्टिबल है उतना टैक्सेबल होता है। तो फर्म को कितना डिडक्टिबल होता नहीं, सेक्शन 40B बताता कब फर्म को डिडक्टिबल नहीं है, और फर्म को डिडक्टिबल नहीं रहा तो ये पार्टनर को टैक्सेबल नहीं रहता। तो देखो क्या बोलता है, अगर आपने नॉन वर्किंग पार्टनर को दिया तो डिडक्टिबल नहीं है, अगर आपने वर्किंग पार्टनर को दिया बट पार्टनरशिप डीड आपको ऑथोराइज नहीं करती, नहीं मिलता, पार्टनरशिप डीड के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से नहीं है तो आपको नहीं मिलता। और तीसरा, पार्टनरशिप डीड का जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है, मतलब जो पार्टनरशिप जब एग्जिस्टेंस में उसके पहले से आप उसके पहले के लिए अगर आप उसको रेम्यूनरेशन दे रहे तो भी हम डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, ये तीन चीज इनको फॉलो किया आपने, बट यहां पे एक लिमिट भी दी है। और याद रखना ये लिमिट ऑल पार्टनर्स के लिए है, ये लिमिट ऑल पार्टनर्स के लिए बच्चे जनरली गलतियां कर देते हैं। लिमिट क्या है सर, अगर आपको बुक लॉस है या बुक प्रॉफिट है तो ₹1.5 lakhs और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट whichever is higher, ₹1.5 lakhs और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट whichever is higher। मतलब अगर आपका प्रॉफिट 3 लाख है तो 90% ऑफ
3,00,000, 2,70,000 और 1.5 लाख, 2,70,000 और बचे हुए बुक प्रॉफिट पे 3 लाख के ऊपर वाले बुक प्रॉफिट पे आपको 60% ऑफ बुक प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि ये सबको बताऊंगा। अगर इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनरशिप हम दूसरे पॉइंट में, तो वो बोलता है कि इंटरेस्ट अगर डिसअलाउड होगा अगर ये अथोराइज नहीं है पार्टनरशिप डीड से, दूसरा एट अ रेट एक्सीडिंग 12%, 12% के ऊपर का है, और तीसरा पार्टनरशिप डीड के पहले के टाइम के लिए है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एक नोट दिया है कि अगर पार्टनरशिप एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे करता है तो उसका डिडक्शन एओपी बीओआई को नहीं मिलता। 40BA में 40BA टैक्सेशन ऑफ एओपी और बीओआई आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। और सीएमए या सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए एक अलग से टॉपिक है, वो अपने मेरे ऐप पे अलाउड है, अपलोडेड है। स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40A2 बोलता है कि अगर आपने अपने रिलेटिव्स को एक्सेसिव पेमेंट किया है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता। 40A3 बोलता है कि अगर आपने पेमेंट किया इन कैश तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना सर? 10,000 के ऊपर का एक आदमी को अदर देन बाय अकाउंट पेचेक या नेट बैंकिंग किया तो डिडक्शन मिलता है। क्या बोलता है सर? अब पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, टोटल पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मतलब टोटल पेमेंट टू अ पर्सन, एक आदमी को एक दिन के अंदर एक खर्चे के लिए, टोटल पेमेंट टू अ पर्सन, एक आदमी को एक दिन में एक खर्चे के लिए अगर आप 10,000 के ऊपर का पेमेंट करते हो तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर वो पेमेंट अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या नेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू रहा। तो एक आदमी को एक दिन में एक खर्चे के लिए 10,000 के ऊपर का आपने कैश में पेमेंट किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये लिमिट बिकम्स 35,000 फॉर ट्रांसपोर्ट वाले लोग, ठीक है। ओके, अब सर देखो दो खर्चे हैं, एक खर्चा है 6,000 का, दूसरा खर्चा है 5,000 का, और मैंने एक मिस्टर एक्स को ही पेमेंट किया है 6 और 5 11,000 का, तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा क्या कैश में? हाउ मिलेगा? क्यों? क्योंकि अरे भाई सिंगल एक्सपेंडिचर के लिए 10,000 के ऊपर का नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो इसका पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा मेरे को। ओके सर, फिर ये जो लिमिट है 10,000 की कैश पेमेंट की, ये इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप बैंक को पे कर रहे हैं, एलआईसी को पे कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पे कर रहे हैं, पेमेंट मेड टू कल्टीवेटर, ग्रोअर और प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड मतलब कोई फार्मर है उसको आप पेमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, बुक एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री पास कर रहे हैं, मतलब क्या 5 लाख लेना था 3 लाख देना था, तो नहीं सॉरी 3 लाख देना था 5 लाख लेना था, तो आपने बोल दिया कि भाई मैंने 3 लाख दे दिया, बुक एडजस्टमेंट एंट्री मार दिया, नेट बना दिया 2 लाख का, तो वो केस में बोलते हैं कि ठीक है, अरे ये पेमेंट थोड़ी हुआ कैश में, ठीक है। उसके बाद में पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स विदाउट एड ऑफ पावर, अगर कोई आदमी बिना पावर के काम कर रहा है कॉटेज इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर अगर कोई प्रोड्यूसर है गुड्स का तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप पेमेंट कर रहे हो जहां पे बैंक नहीं है, उसके बाद में बैंक बंद है, कमीशन एजेंट, ऑथराइज्ड डीलर वगैरह वगैरह, और एनी टर्मिनल बेनिफिट मतलब जो एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के लिए जो बेनिफिट्स है, मतलब ग्रेचुटी वगैरह वगैरह, प्रोविडेंट फंड, तो वो केस में 50,000 का लिमिट है, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर आपने किसी अपने एम्प्लॉयज को टेम्पररी पोस्टिंग पे फॉर मोर देन 15 दिन के ऊपर किसी एम्प्लॉय को कहीं भेजा है और वहां पे एम्प्लॉय का अकाउंट नहीं है तो आप उसको कैश में पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद एक और बात, सर अब क्या हुआ मालूम है क्या, हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते, बोले अच्छी बात है, तो अक्रूवल बेसिस फॉलो करते ना हम सर, तो हमको डिडक्शन है अक्रूवल बेसिस पे मिल जा रहा, मतलब हमने ये साल एक्सपेंडिचर कर लिया और उसको पेमेंट नहीं दिया, बट अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन ले लिया 2 लाख रुपए का, और बाद में 2 लाख रुपए अगले साल उसको कैश में दे दिया। अब बताओ डिसअलाउ कैसे करोगे, क्योंकि डिडक्शन तो हमने पिछले साल लिया था और पेमेंट तो हमने इस साल किया, तो बोले ठीक है ना कोई बात नहीं, तेरे को पिछले साल डिडक्शन मिल गया था, हाउ, और तूने इस बार जो पेमेंट किया है वो कैश में किया है ना, हाउ, तो बोले जो अमाउंट तूने पे किया है उसको हम उसको इनकम मान लेंगे, ये लिखा है यहाँ पे। और ये 40A3 जो है वो जो पेमेंट है वो रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए नहीं लगता, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लगता है। तो ये जो 40A3 का पार्ट है ये सिर्फ बिजनेस एक्सपेंडिचर्स के लिए लगता है। आप किसी का लोन रीपे कर रहे हो तो वहां पे ये नहीं लगता, क्योंकि लोन को आपने डिडक्शन नहीं मानते, आप लोन का डिडक्शन आपको नहीं मिलता, प्रिंसिपल का नहीं मिलता, इंटरेस्ट का मिलता ना, तो इंटरेस्ट पे ये लगता है, ठीक है। उसके बाद में है अगर आप अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी जो ड्यू नहीं है उसका अगर प्रोविजन बना रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, और
49 बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलता। ये बात मैंने आपको बचपन में ही बता दिया था, ठीक है। उसके बाद में कुछ खर्चे हैं जो डिडक्टिबल रहते हैं सेक्शन 43B के हिसाब से, सिर्फ पेमेंट बेसिस पे, मतलब पेमेंट करो, टैक्स डिडक्शन लेके जाओ। और ये पेमेंट बेसिस सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है जो आदमी अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है। अगर कोई आदमी पेमेंट बेसिस या रिसिप्ट बेसिस का अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है या कैश बेसिस करता है तो ऑब्वियसली उसको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे ही मिलता है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ उनके लिए जो अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। ओके सर। और ये कब पे करना है आपको? ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम के पहले, जो सेक्शन 139(1) में दी है। कहेगा टैक्सेस, ड्यूटी, सेल्स फीस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, ये भी हमने देखा हुआ है। बोनस कमीशन सेक्शन 36(1)(3)(2) में हमने देखा है। कोई भी इंटरेस्ट अगर आप बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पीएफआईज, एफएफआईज, एसआईएसटी, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह को देते हो, कोई भी इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, तो वो इंटरेस्ट डिडक्टिबल रहेगा पेमेंट बेसिस से। इससे गवर्नमेंट ने या इससे लॉ ने मेक श्योर किया है कि बैंक्स को बराबर टाइमली इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि अगर हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा पेमेंट करने बगैर तो हम पे कर देंगे उनको डिडक्शन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद में एक अमेंडमेंट आया है कि अगर आपने कोई लोन लिया है किससे? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी या सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से, ठीक है ना, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से, और आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लीव सैलरी भी पेमेंट बेसिस पे डिडक्टिबल होती है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं। और उसके बाद अगर आप इंडियन रेलवेज को कोई अमाउंट पे करते हो फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट तो वो भी अमाउंट डिडक्टिबल रहेगा पेमेंट बेसिस पे। दिस हैज बीन सेक्शन 43 हैज बीन मेड ओनली टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द रिसीविंग पार्टी कि उनको पेमेंट टाइम पे मिलता जाए, ठीक है। अब सर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मतलब क्या होता है? एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मतलब क्या है सर? ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है, जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है एंड जिसके टोटल एसेट 500 करोड़ या उससे ज्यादा है एज पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट, ठीक है ना। ओके। उसके बाद एक पॉइंट दिया है कि अगर आप लोन लिए, ठीक है ना, और लोन पे इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया बट वो इंटरेस्ट का आपने फ्रेश लोन में कन्वर्जन कर दिया तो उसको लोन का पेमेंट नहीं मानेंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं मानेंगे और आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 43A एक और प्रोविजन देता है आपको जो कि बोलता है कि अगर आपने कोई बिजनेस एसेट को फॉरेन करेंसी में एक्वायर किया है, ठीक है ना, और फ्लक्चुएशन हो गया तो वो फ्लक्चुएशन जितने एक्सटेंट तक आपने पेमेंट किया है उतने एक्सटेंट तक कॉस्ट में एक्चुअल कंसीडर करेंगे। एक्चुअल अमाउंट जो पे किया है उतने अमाउंट तक का जो फ्लक्चुएशन है वो कॉस्ट में एडजस्ट हो जाता है। समझो मैंने $500 की कोई बिल्डिंग लिया एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर डॉलर, बिल्डिंग बोल रहा है, मशीनरी लिया और $300 जब मैं पे करने गया, अपफ्रंट पेमेंट कोई किया नहीं, मेरे को 2 महीने के बाद $300 करना था, तो ये मैंने इसको लिखा कितने पे होगा? 1 2 3 $5,000, 3 लाख रुपए पे लिखा होगा मैंने पहले स्टार्टिंग में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर जब मैं $300 पे करने गया ना तो मेरे को मालूम पड़ा 60 की जगह मेरे को 70 पे करने पड़े, तो मेरे को पे करना पड़ा 3000 का 21 1 2 3 4, ठीक है ना, 2,10,000। जबकि मैंने इसको अकाउंट कितने पे किया था सर? 3000 को अकाउंट किया था मैंने, 70 से पे करना पड़ा, 60 पे अकाउंट किया था, मतलब मेरा 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो 30,000 रुपए को ये 3 लाख रुपए में ऐड हो जाएंगे, 3,30,000 मेरी उसकी कॉस्ट हो जाएंगी और मेरे को उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन जिसने किया है उसको समझेगा, जिसने नहीं किया उसको नहीं समझेगा, ठीक है। उसके बाद में सर है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर लैंड एंड बिल्डिंग है जिसको आप स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड कर रहे हो और आप इसको ट्रांसफर करते हो तो वो केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या रहेगा ये बताता है सेक्शन 43CA। इसको आप कैपिटल गेन सेक्शन 50C के साथ पढ़ोगे। याद रखना बच्चे क्या करते हैं, पीजीबीपी का क्वेश्चन है और ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड तो वो सेक्शन 50C लिखते हैं। नहीं भैया नहीं, उसका अलग से सेक्शन 43CA दिया है। तो क्या बोलता है, अगर लैंड एंड बिल्डिंग है एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड कर रहे हो तो 43CA लगेगा और एज अ कैपिटल एसेट हेल्ड कर रहे हो तो सेक्शन 50C लगेगा, और दोनों सेम है। सेक्शन 43CA की प्रोविजन सेक्शन 50C की प्रोविजन सेम है। तो इसका ही एक क्वेश्चन आया हुआ है IFOS के अंदर।
कि एक स्टॉक डीलर रहा तो क्या होगा, बोले व्हाट इफ वो अगर स्टॉक डीलर रहा, तो वहां पे 43C और 50C का जिक्र होता है और वही के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मेरे ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 43CA। ओके, फाइन। हाँ, सेक्शन 44AA 44AA कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट किसको किसको मेंटेन करना पड़ता है। पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हो, मतलब आप अगर किसी लीगल प्रोफेशन में हो, जैसे से एडवोकेट्स, मेडिकल बोले तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, अकाउंटिंग, टेक्निकल एंड इतनी सारी चीजें दी है, CA CS वगैरह वगैरह सारी चीजें इसमें आती है। और अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट इन ऑल ऑफ लास्ट 3 प्रीवियस ईयर, पिछले तीनों सालों में अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा है तो आपको रूल 6F वाले बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, ठीक है। और अगर पिछले 3 सालों में से एक भी साल आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख या उससे कम है, 1.5 लाख सेकेंड पॉइंट में आता है, तो आपको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, जिससे असेसिंग ऑफिसर आपका टैक्सेबल इनकम निकाल सके, ठीक है। ओके, तीनों साल 1.5 लाख से ऊपर है तो रूल 6F वाले, 3 साल में से, पिछले 3 सालों में से एक भी साल अगर 1.5 लाख या उससे कम है तो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आती है उन लोगों के लिए जिनको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। You will have to maintain such books of account that will enable assessing officer to compute your taxable income। अगर आप इंडिविजुअल HUF हो जो कि नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस या प्रोफेशन कैरी आउट करते हैं, ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन, स्पेसिफाइड बिजनेस के अलावा, स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से है, 44AD वाले, नॉन स्पेसिफाइड कैरी आउट करते हैं, और अगर आपका टर्नओवर इनकम, सॉरी, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है या आपका सेल्स या टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है पिछले 3 सालों में से एक भी साल, एनी ऑफ द लास्ट 3 प्रीवियस ईयर में अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है बट आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है तो आपको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। दोनों कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करते हो तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो। दूसरा, इंडिविजुअल HUF के अलावा जो लोग नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी आउट करते हैं उनके लिए इनकम का लिमिट है 1.2 लाख एंड टर्नओवर सेल्स का लिमिट है 10 लाख रुपए, एनी ऑफ द लास्ट 3 प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या है, स्पेसिफाइड रहा तो इधर आ जाएगा, स्पेसिफाइड प्रोफेशन रहा तो, स्पेसिफाइड बिजनेस रहा तो उसका अलग ही कार्यक्रम है। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उसमें 2 सेग्रीगेशंस होते हैं, एक इंडिविजुअल HUF और दूसरा अदर्स, अदर देन इंडिविजुअल HUF। इंडिविजुअल HUF के लिए है सर 2.5 लाख का इनकम और 25 लाख का टर्नओवर, और अदर्स के लिए सर 1.2 लाख का इनकम और 10 लाख का टर्नओवर। और यहां पे ध्यान रखना और है, एंड नहीं और, दोनों में से एक भी रहा तो आपको नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की है। अगर कोई आदमी है जो प्रिजम्पटिव इनकम 44AE से कम इनकम शो करना चाहता है तो उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। और अगर कोई आदमी है जिसको 44AD4 एप्लीकेबल है एंड उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। सर MCQ का पॉइंट है, कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, 6 साल। कंपनीज एक्ट में आपको 8 साल दिया है बट इनकम टैक्स में बोलते हैं 6 साल फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इसका मतलब क्या हो गया, असेसमेंट ईयर आपका 1920 के लिए है 2021, तो 31 मार्च 2021 से 6 इयर्स मतलब 31 मार्च 2027 तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। दिस इज फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, नॉट फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, उसके बाद में सर आता है सर कंपलसरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिट किसको कंपलसरी करवाना है, दिस सेक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू 44AA। ये 44A भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस पर्सन हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख का लिमिट है। 44AE वाले अगर लोग हैं और वो जो 44A की इनकम है उससे कम दिखाना चाहते हैं तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। टर्नओवर के साथ ऑडिट का कोई लेना देना नहीं है 44A वाले केस में। 44AD और 44ADA स्पेसिफाइड बिजनेस वाले, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स, उनके लिए है, बोलते हैं कि अगर आप अपनी प्रिजम्पटिव इनकम से कम दिखाना चाहते हो एंड आप जो इनकम दिखाना चाहते हो वो इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। और 44AD4 में जो आदमी कवर है उसकी इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट
मेंटेन करना पड़ता है। 4484 क्या है ये आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये कुछ डीम्ड इनकम्स है, सेक्शन 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवा चुका हूं। बैलेंसिंग चार्ज 41 का पार्ट है जो अपन पावर जनरेशन सेक्टर में देख चुके हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है 4 तक ही है, 5वां आता नहीं है, 5वां मैं करवाऊंगा नहीं, 5वां बहुत सिंपल टर्म्स में आ दिया है, आप उसको पढ़ लेना। 41 बोलता है कि अगर किसी एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिल गया या किसी लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी जिसका आपने डिडक्शन ले लिया है एंड वो एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट आपको कुछ रिफंड मिल जाता है, मतलब आपने समझो 1 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया, बाद में पता चला आपको सिर्फ 70,000 उसको देने हैं, तो आपको जो 30,000 का डिडक्शन पहले मिला था ज्यादा का, वो टैक्सेबल हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अगर कोई सिमिलरली अगर कोई आपकी लायबिलिटी है जो रेमिट हो जाती है, जो खत्म हो जाती है, तो उसका जो डिडक्शन आपने पहले लिया है वो आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है, ओके। ये आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, मेरे हिसाब से ये एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो बिजनेस पर्सन के लिए बोला है 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करना है, बट अगर आप 44AD में आते हैं, 44AD में, तो 44AD का लिमिट है सर 2 करोड़। 44AD का लिमिट है 2 करोड़, मतलब जो नॉर्मल बिजनेस वाला है जो प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो नहीं कर रहा उसके लिए 1 करोड़ का लिमिट है, और जो आदमी 44AD का प्रिजम्पटिव इनकम ले रहा उसको 2 करोड़ तक का लिमिट है, उसको 2 करोड़ तक का लिमिट है, मतलब इवन इफ वो बिजनेसमैन है बट सिंस वो सेक्शन 44AD फॉलो कर रहा है प्रिजम्पटिव स्कीम, तो उसको 2 करोड़ तक, जब तक उसका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तब तक उसको ऑडिट नहीं करवाना। अब बेसिकली एक बात बता दो, 44AD का जो स्कीम है वो उन्हीं बिजनेसमैन के लिए है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है, 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको स्कीम नहीं है। और 44AD बोलता कि अगर आप 44AD प्रिजम्पटिव स्कीम फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो आदमी 44AD फॉलो कर रहा है, जो बिजनेसमैन 44AD फॉलो कर रहा है, उसके लिए टर्नओवर 2 करोड़ तक कोई ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली स्कीम के अंदर दिया है। सर क्या होता है सर 44AD वगैरह वगैरह बताओ, मतलब देखो 44AD ये बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है, ठीक है बेटा। एलिजिबल कौन है, रेसिडेंट लोगों को ही मिलता है, इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर्म, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म। अब हम हर जगह पार्टनरशिप फॉर्म में LLP को इंक्लूड करके चलते हैं, बट यहां पे लिखा है कि LLP को 44AD का फायदा नहीं मिलेगा। LLP जो रेसिडेंट है दैट कैन नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम अंडर सेक्शन 44AD, ओके। जो कोई भी एंगेज बिजनेस में एंगेज है अदर देन नेगेटिव लिस्टेड, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है इन द प्रीवियस ईयर ऑफ बिजनेस, अगर ये साल आपका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है, लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। इनकम कितनी रहेंगी सर 8%, अगर आप नेट बैंकिंग ऑनलाइन मोड थ्रू लेते हैं तो 6%, याद रखना ऑनलाइन मोड लिखा है, बट अकाउंट पेज चेक से लिया तो वो भी 6% का रहेगा, अकाउंट पेज चेक से लिया तो वो भी 6% का रहेगा। जब आप प्रैक्टिकलिटी में जाते हो तो इस पे बहुत सारे लिटिगेशंस आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बट वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्पस के लिए कोई काम के नहीं है। तो किसी ने आपको ये बोला कि सर वो क्वेश्चंस भी बताओ, तो उसको बोलना भाई मेरे एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है और मेरे को आज से प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है, ओके। ये 44AD कुछ कॉमन पॉइंट्स है कि सेक्शन 30 से लेके 38 के डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, बट अगर आप 44AE वाले लोग हो, मतलब ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, तो वो केस में आपको जो सैलरी पे करते हो आप पार्टनर को अपने फर्म, या जो इंटरेस्ट पे करते हो उसका डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ 44AE वाले लोगों के लिए है ये सिर्फ 44AE वाले लोगों के लिए है। बाकी लोग जो मतलब 44AD का प्रिजम्पटिव स्कीम फॉलो करते, 44ADA का प्रिजम्पटिव स्कीम फॉलो करते, उनके लिए नहीं है। अब मैं आपको तीनों चीजें एक बार कंपैरेटिवली बता देता हूं। सर 44AD किसके लिए है, बिजनेस वालों के लिए, 44ADA किसके लिए है सर, प्रोफेशनल्स के लिए, और 44AE किसके लिए, सिर्फ ट्रांसपोर्ट बिजनेस वालों के लिए, ठीक है। ये तीनों स्कीम के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स है, वो अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। इन लोगों को डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 6 से मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलते हैं वो इनको मिलते हैं, ठीक है। एडवांस टैक्स की बात करो तो 44AE वाले लोगों को छोड़ के, मतलब 44AD एंड 44ADA वाले लोगों को एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना पड़ता बिफोर 15 मार्च।
44 AE वालों लोगों के लिए कुछ नहीं बोला है, मतलब इनको नॉर्मल 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, ये यहां पे लिखे हुआ है। डेप्रिसिएशन, जब आप प्रिजम्पटिव स्कीम छोड़ दोगे तो नेक्स्ट ईयर जो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्या वो एक्चुअल कॉस्ट पे मिलेगा? बोले नहीं, WDV पे मिलेगा। बट सर हमने तो डेप्रिसिएशन 2 साल जब हम प्रिजम्पटिव में थे माइनस ही नहीं किया। अरे भैया माइनस किया था, बट आपको वो अलग से दिखा नहीं था। माइनस कैसे किया? अरे 100% का रिसिप्ट है, आपकी इनकम सिर्फ 8% दिखाई, मतलब 92% में वो 30 से लेकर 38 तक के जो एक्सपेंडिचर्स है उनका डिडक्शन मिल गया है, ऐसा मानेंगे। और इसीलिए डेप्रिसिएशन जो सब्सिक्वेंट ईयर्स है उसमें WDV पे मिलता है, एज इफ डेप्रिसिएशन अर्लियर ईयर्स में अलाउ कर लिया था जब आप प्रिजम्पटिव स्कीम फॉलो करते थे। ज्यादा टैक्स भर सकते क्या प्रिजम्पटिव से? हाँ। कम टैक्स भर सकते क्या? हाँ भर सकते, बट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड अगर आप जो कम इनकम दिखा रहे हैं, डिक्लेयर्ड इनकम अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। क्या स्कीम है? बिजनेस वालों को 2 करोड़ या उससे कम का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको 8% इनकम रहेगी, 92% आपको माफ है, और ये 8% आपकी इनकम रहती है और इस पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, 44 AD वाले लोगों के लिए ये वो प्रोफेशनल है अपन ने जो ऑडिट में बुक्स ऑफ अकाउंट में देखे थे। इनको बोलते हैं कि अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख या उससे कम है तो आपकी जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% आपकी इनकम मान लिया जाएगा, बाकी की बातें खत्म। कोई डिडक्शन नहीं, कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मांगने की जरूरत भी मत करना, क्योंकि बचा हुआ 50% दिया है। सर 44 AE वाले लोगों के लिए क्या होता है? ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाले एम्प्लॉयज के लिए होते हैं जिनके पास ट्रक होते हैं, और ये उनको ही अवेलेबल है जिसके पास 10 से ज्यादा ट्रक एक साल में एट अ टाइम नहीं है। मतलब आपके पास अगर 12 ट्रक है किसी एक भी दिन, तो आपको 44 AE का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके पास 8 ट्रक थे, उसमें से आपने 3 बेचे, फिर 4 नए लिए, फिर वापस 3 बेचे, मतलब टोटल नंबर आपका 10 के ऊपर नहीं गया तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्या सर, क्या स्कीम है सर? इनको बोलते हैं कि पूरा अकाउंटिंग मत रखो, जो आपके हेवी व्हीकल्स है उनका पर टन पर मंथ 1000 रुपीज का इनकम रहेगा, खत्म। और अगर आपके अदर देन हेवी व्हीकल्स है तो 7500 रुपीज पर मंथ। पर टन वर्टन की बात नहीं है, जितने ट्रक्स है इंटू 7500 इंटू जितने महीने के लिए है। सर अगर कोई ट्रक 1 महीना 2 दिन के लिए है तो वो 2 महीने माने जाएंगे, पार्ट को पूरा ट्रीट किया जाता है, और ये उतने ही टाइम के लिए रहता है जितने टाइम के लिए असेसी के पास वो ट्रक था। मतलब किसी के पास 2 मंथ्स एंड 2 डेज था तो उसको 3 मंथ्स का इनकम लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि ये 3 मंथ्स कौन सा है। अगर ये नॉर्मल है, अगर मतलब ये अदर देन हेवी है तो 7500 इंटू 3 मंथ्स 22500 उसकी इनकम हो जाएगी ये ट्रक से। और अगर ये हेवी व्हीकल है तो अपने को देखना पड़ेगा कितनी कैपेसिटी है इसकी, और पर टन के हिसाब से निकलेगा, पर टन के हिसाब से निकलेगा। देखो क्या बोलते हैं सर, हेवी व्हीकल मतलब क्या है? जिसपे 12000 केजी के ऊपर का रहता, और 1 केजी मतलब 1000 टन, मतलब ये 12 टन हो गए। 3 मंथ्स इंटू 1 महीने का 1000 इंटू 12 टन, तो कितना हो गया? 12 इंटू 3 36,000 रुपए इनकम हो गई अगर ये हेवी व्हीकल रहा तो, और अगर ये अदर देन हेवी व्हीकल रहा तो 22,500 पर मंथ। ओके ठीक है सर। अब ये ग्रॉस व्हीकल वेट कोई काम का नहीं है, अनलैडन वेट कोई काम का नहीं है भैया, मत पढ़ना। आप सिर्फ ये ध्यान में रखना कि 12000 के ऊपर का रहा तो हेवी व्हीकल है, और कोई अगर टन है, कोई अगर ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 11000 किलो है तो फिर वो केस में क्या रहेगा सर? कुछ नहीं रहेगा, 7500 इंटू जितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, समझ लो आपके पास 8 महीने के लिए, तो 7500 इंटू 8 जो भी अमाउंट है वो आपकी इनकम रहेगी, बात खत्म। ठीक है। ओके। अब एक लास्ट वाला पॉइंट था 44 AD4, हर जगह बताया था, यहां पे भी बताया था कि अगर 44 AD4 में आते तो, यहां पे बताया था 44 AD4 एप्लीकेबल रहा तो। सर 44 AD4 क्या रहता? अरे 44 AD4 कुछ नहीं रहता, सिंपल सी बात है। देखो मैं बताता, अगर कोई आदमी ये 44 AD का प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर रहा है तो जब जब आप एलिजिबल हो तब तब आपको 44 AD ही अप्लाई करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। अगर 5 साल के पहले तू मेरे को छोड़ के चला गया, 44 AD असेसी को क्या बोलता? देख तू मेरे पास एक बार आया ना, हाँ, तो अब 5 साल मेरे पास ही रहे। अगर 5 साल के पहले तू मेरे पास से चला गया तो अगले 5 साल तक मत आना, ये बोला है उसने। क्या बोलता है कि अगर कोई असेसी एलिजिबल है 44 AD के लिए एंड
वो प्रॉफिट जो डिक्लेयर कर रहा है वो प्रिजम्पटिव बेसिस के हिसाब से नहीं है, एंड ही डज नॉट डिक्लेयर प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस एज पर सेक्शन 44AD1 फॉर द नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर। 5 साल के लिए नहीं कर रहे आप, तो फिर बोलते वो इनएलिजिबल हो जाता 44AD का ऑप्शन चूज करने के लिए फॉर नेक्स्ट 5 प्रीवियस ईयर, जिसमें वो एलिजिबल नहीं, जिसमें उसने नॉर्मल किया था। बताता हूं, प्रीवियस ईयर 1920 है, मैंने 44AD लगाया, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2021 में मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कम ही है, मैं 44AD के लिए एलिजिबल हूं ना? बोले हाँ एलिजिबल हो। तो आपको यहां पे आपने फर्स्ट ईयर लगाया ना, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर तक आपको मिनिमम 44AD फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी भी एक साल में आपने, कॉन्जिक्यूटिव 5 साल की बात कर रहा है, अगर किसी भी साल में आपने 44AD को छोड़ दिया, मान के चलो यहां पे मैंने नॉर्मल के हिसाब से बताया, नॉर्मल मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, 44AD को फॉलो नहीं किया इवन इफ आई वाज एलिजिबल, तो बोलते ये प्रीवियस ईयर हो गया ना। अब आप नेक्स्ट 5 प्रीवियस ईयर के लिए, अब आप नेक्स्ट 5 प्रीवियस ईयर के लिए इन एलिजिबल हो गए। नेक्स्ट 5 प्रीवियस ईयर तक आप 44AD का प्रिजम्पटिव स्कीम फॉलो नहीं कर सकते, इवन इफ आप लायबल क्यों ना हो, सॉरी इवन इफ आप एलिजिबल क्यों ना हो 44AD लेने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में एक अमेंडमेंट आया था, वो आपको करवा देता हूं। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के रेट वैसे तो अपने को याद नहीं करने पड़ते, जो नॉर्मल क्वेश्चन में दिए रहते हैं या फिर जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में होते हैं, जैसे कंप्यूटर 40% है। एक मोटर कार के रेट में चेंज आया, तो मोटर कार के रेट्स पहले 2 तरीके से थे, 15% और 30%। अगर आप मोटर कार के बिजनेस में नहीं हो और आप नॉर्मल मोटर कार को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब आपका टैक्सी वैक्सी का बिजनेस नहीं है, अदर देन टैक्सी वाले लोगों के लिए जो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं अपने, मतलब समझ लो मेरे घर पे, हमारा टैक्सी का बिजनेस नहीं है बट मेरे घर पे कार है दुकान की, तो उस पे हमको 15% का डेप्रिसिएशन मिलता था, और ये टैक्सी वाले लोगों के लिए रेट था पहले। बट अभी इन्होंने क्या किया, सिंस मार्केट इतना कम हो गया था, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत हैम्पर हो गया था, तो उन्होंने 23 अगस्त 2019 से लेके तो 31 मार्च 2020 तक बोला कि अगर आपने ये टाइम में कार को खरीदा है तो आपके लिए रेट विल बी, इसका 30 के जगह हो जाएगा 15 के जगह हो जाएगा 30, और इसका हो जाएगा 30 के जगह 45, ठीक है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप ये आपको पता होगा, फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया, ठीक है। तो जब भी मोटर कार अगर क्वेश्चन में दिखा अभी आपको, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू चेक कि वो खरीदा कब था एंड पुट टू यूज कब किया था। अगर ये दौरान किया तो 30% का मिलेगा, और अगर इसके पहले किया है मोटर कार को परचेस तो 15% मिलेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एप्लीकेशन में डाल के रखे हैं, मेरी एयरलेस टैक्सेशन की बुक में है, आप चाहे तो उसको खरीद सकते हैं। यह अपना PGBP हो जाता है खत्म। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।